हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं प्लेटो की। ठीक है, प्लेटो के बारे में बात करेंगे, उनके प्रमुख सिद्धांतों की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्लेटो के गुरु हैं वो कौन है? सुकरात। ठीक है, फिर प्लेटो आते हैं और फिर अरस्तु आते हैं। इस तरीके से ये क्रम चलता है। ठीक है, सुकरात को हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। देखो, जो वीडियो बना रहे हैं उनका पर्पज सीधा है। हम किसी फिलोसफर पे इतना ये नहीं है कि उस पर कोई थीसिस कर रहे हो। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि पीएससी में कितना सिलेबस आता है, क्या क्या पूछा जा सकता है, वो हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, तो अब जो प्लेटो है, प्लेटो जो ग्रीक दार्शनिकों में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इनका। क्योंकि जो सुकरात थे, सुकरात थे वो क्या कर रहे थे? अपने विचारों को किस तरीके से आदान प्रदान कर रहे थे? वो डायरेक्ट क्या है, लोगों की सभाओं और यूथ से कनेक्ट होके इन्होंने कोई किताब नहीं लिखी। लेकिन प्लेटो ने नहीं, प्लेटो ने अपने जीवन में कम से कम 38 की समथिंग किताबें लिखी हैं और उनमें उन्होंने अपने बातों का संकलन किया। ठीक है, जैसे बहुत सारी किताबें, मैं एक दो किताबों के नाम बताऊं, जैसे द रिपब्लिक। कौन सी? द रिपब्लिक। सॉरी। फिर उसके बाद अपोलॉजी। ठीक है, फिर उसके बाद मीनो। बहुत सारी किताबें हैं जिसमें हम बहुत से द लॉस। ठीक है, उसके बाद जो मेन किताबें हैं जिनके पूछे जाने के चांस है वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम इसमें जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? संभावित प्रश्न कौन कौन से रह सकते हैं यहाँ से। फिर उनके सामान्य परिचय की बात करेंगे। ठीक है, किसकी? सामान्य परिचय की बात करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद आदर्श राज्य पढ़ेंगे, प्लेटो का आदर्श शिक्षा पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद न्याय पढ़ेंगे। उसके बाद जो थोड़ा और डिटेल में बचेगा साम्यवादी विचार वगैरह, वो यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले जो प्रश्न बनते हैं या फिर यहाँ से जो आए हैं प्रश्न, उनकी बातें कर लें। ठीक है, जैसे कि 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, द रिपब्लिक के रचयिता कौन थे? ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था जिसमें आपको सिर्फ ये बताना था द रिपब्लिक के रचयिता कौन थे? प्लेटो थे। अब लघु उत्तरीय प्रश्नों में जैसे शॉर्ट फॉर्म में भी जो 3 नंबर के वो पूछे हैं, द अकेडमी किसने खोली? ठीक है, प्लेटो के राज्य निर्माण के तत्व बताइए कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके अलावा प्लेटो के अनुसार राज्य का विभाजन। ठीक है, राज्य को कितने 3 भागों में बांटा गया तो उसके बारे में बताना है। प्लेटो के राज्य निर्माण के तत्व बताने हैं। प्लेटो के अनुसार जनता का विभाजन भी बताना है। द लॉज क्या है, इनकी एक फेमस किताब है। ठीक है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत का वर्णन करो। ठीक है, उसके अलावा प्लेटो के आदर्श राज्य को समझाना है। फिर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे प्लेटो के आदर्श राज्य को समझाइए, प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना की। अब जो उन्होंने आदर्श राज्य की व्याख्या की थी वो इतनी आइडियल कंडीशन थी, प्लेटो क्या है, एक आदर्शवाद, यूटोपिया बोल सकते हैं। वो एक ऐसा राज्य चाह रहे थे जिसमें कोई भी समस्या ना हो, सब चीज़ का समाधान हो। लेकिन ऐसा नहीं है। प्लेटो की जो शिष्य होते हैं, कौन? अरस्तु इनकी बहुत सी बातों से क्या करते हैं? क्रिटिक करते हैं। ठीक है, जैसे साम्यवाद का सिद्धांत। जो प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत है वो इतना यूटोपिया है। वो क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा शासक वर्ग है और सैनिक वर्ग है वो क्या कर रहे हैं? उसके लिए क्या ऐसी सोसाइटी की संकल्पना कर रहे हैं जिसमें परिवार नहीं हो। ठीक है, संपत्ति नहीं रख सकती। तो ये क्या है? एक यूटोपिया है। तो इस चीज़ की जो निंदा है वो कौन करते हैं? अरस्तु करते हैं आगे चल के। ठीक है, तो उसके न्याय सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। प्लेटो के जो शिक्षा संबंधी सुधार, शिक्षा संबंधी उन्होंने क्या क्या सुधार किए थे और क्या क्या उनकी व्याख्या, उन पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए, क्योंकि मेरा एक मोटिव रहता है कि आप चीज़ों फालतू का वीडियो आप 1-1 घंटे 2-2 घंटे का देख रहे हैं और उसमें सिर्फ इतना सा नहीं सीख पा रहे हैं। आपसे 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आप निकाल नहीं पा रहे हो, तो उस वीडियो देखने का कोई सेंस नहीं बचता है। ठीक है, आप 15-20 मिनट का वीडियो देखिए। जैसे मेरा यही मोटिव रहता है कि टू द पॉइंट सिलेक्टेड आपको पहुंचा सकूं। देखो, नॉलेज बढ़ाने के लिए आप किताबें पढ़ो, ऑब्वियस सी बात है, आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, आप बहुत सारी लेक्चर वीडियो देखो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो पीसीएस की, एमपीपीएससी निकालना है, तो वो पूछता है टू द पॉइंट,
और उसका आंसर टू द पॉइंट आपको देना होता है। ठीक है, आपको जैसे कि अब जो नया सिलेबस है उसमें फेंकने का कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं बचा कि आप, अगर आपसे पूछा जाता है कि प्लेटो का शिक्षा संबंधी सिद्धांत का वर्णन कीजिए, तो आप टू द पॉइंट लिख के आइए कि ये शिक्षा संबंधी सिद्धांत है, और मतलब और कंक्लूजन उसको खत्म करो। ठीक है, अब जैसे परिचय की बात करते हैं, अगर आपसे 3 या 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो परिचय में क्या है कि प्लेटो का जन्म है काफ़ी विवादित है, क्योंकि उनके जन्म तो इनका जन्म है वो काफ़ी विवादित है। कई किताबें 428 लिखती हैं, 427 लिखती हैं। ठीक है, तो आप देख लेना 427 BC है बहुत सारी किताबों में। तो जो प्लेटो है वो यूनान का एक क्या है, दार्शनिक रहते हैं, जिनका जन्म कहाँ होता है, एथेंस में होता है। ठीक है, और उसके अलावा जब एथेंस में इनका जन्म होता है तो उसके बाद इनको क्या नाम दिया मिलता है, अरिस्टोक्लीज या अफलातून भी बोला जाता है। ठीक है, इनके जो गुरु रहते हैं वो कौन, सुकरात रहते हैं। सुकरात को हम पढ़ चुके हैं, जिनको जहर का प्याला दे दिया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा ये क्या करते हैं, एथेंस में एक एकेडमी की स्थापना करते हैं, उसका नाम बोलते हैं द एकेडमी, जो कि यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय रहता है। ठीक, जैसे भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा, तक्षशिला था। ठीक है, तो इसी तरीके से यूरोप में प्रथम विद्यालय खोलते हैं, वो कौन खोलते हैं, तुम्हारे प्लेटो खोलते हैं, जिसका नाम होता है द अकेडमी। अब इनके द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई, जिसमें से ये किताब द रिपब्लिक सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद उसके रीजन ये है कि इसमें जो राजनीति शास्त्र है, आदर्श राज्य का या साम्यवाद जैसे सिद्धांतों का वर्णन है। जी एक एक सिद्धांत हम डिटेल में पढ़ेंगे जाके। ठीक है, तो जो फेमस सिद्धांत थे, फेमस कोटेशन थे, उसके बारे में बात कहाँ पे की गई है, द रिपब्लिक बुक में। ठीक है, तो द रिपब्लिक, उसके बाद बहुत सारी किताब, द स्टेटमेंट, द लॉज, ठीक है, सिम्पोजियम, उसके बाद मैनो, आयरन, अपेलॉजी, मतलब बहुत सारी किताबें थी जो इन्होंने अपने टाइम पर लिखी थी। ठीक है, इस द स्टेटमेंट में जैसे कि लॉ के बारे में बताया, आदर्श राज्य के बारे में बताया। तो इस तरीके से किताबों में अलग अलग चीज़ों को डिफाइन किया गया। ठीक, अब हम बात करते हैं, परिचय हो गया। अब प्लेटो के आदर्श राज्य की बात करते हैं। अब जो प्लेटो का आदर्श राज्य है उसका वर्णन हमको कहाँ पे मिलता है, सॉरी अभी क्या है सर, थोड़ा तबीयत सही नहीं है, काफ़ी खांसी परेशान कर रही है, इसलिए वीडियो में आपको थोड़ा एक आध बार ऐसा लग सकता है। कोशिश करता हूँ कि जैसे खांसी आए तो रोक देता हूँ। हाँ, तो हम किसकी बात कर रहे थे, प्लेटो के आदर्श राज्य की बात। तो जो प्लेटो का आदर्श राज्य है वो हमको कहाँ पे वर्णन मिलता है, इस चीज़ का वर्णन मिलता है जो इनका द रिपब्लिक, कौन सी, द रिपब्लिक जो पुस्तक है उसमें इस चीज़ का उन्होंने बताया। ठीक है, तो इसमें क्या है, द रिपब्लिक में वो अराजकता, अवस्था एवं असंतोष को समाप्त करने के लिए किसकी बात करता है, आदर्श राज्य की अवधारणा की प्रस्तुत करता है। ठीक है, उस समय क्या था, प्लेटो ने जब एथेंस में देखा तो जो राजनीतिक व्यवस्था उसमें काफ़ी दोष थे। ठीक है, तो जब राजनीतिक व्यवस्था में उन्होंने बहुत सारे दोष देखे तो इसके लिए वो क्या करते हैं, आदर्श राज्य की संकल्पना लेके आते हैं। और आदर्श राज्य की संकल्पना की उसमें क्या है, प्रमुख 3 तत्व रहते हैं। कौन कौन से, आर्थिक, वो क्या है, आदर्श राज्य के लिए समाज को मतलब 3 तत्वों में बांटता है, क्या है, आर्थिक, सैनिक और दार्शनिक। ठीक है, आर्थिक तथ्यों से अभिप्राय क्या था, श्रम विभाजन। मतलब वो क्या कह रहा है कि मनुष्य जो है, मतलब मनुष्य को उसने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, तो वो काम के लिए किसको, जो श्रम विभाजन है, वो श्रम विभाजन किसको दे रहा है, श्रमिकों के लिए विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब उस श्रम विभाजन करने का उसका रीजन यही है कि जो आर्थिक काम है, जैसे खेती का काम हो गया, ठीक है, अनाज उत्पन्न करना, ठीक है, उसके अलावा कपड़े बुनना, उसके अलावा बहुत सारे जो समाज में छोटे छोटे काम हैं जिसकी ज़रूरत पड़ती है, वो किसको, वो कार्य सारे आर्थिक वर्ग या वर्ग को देने की बात करता है। सैनिक वर्ग का जो प्रमुख कार्य रहेगा वो क्या है, सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा और संरक्षण का जो काम करेगा वो कौन करेगा, सैनिक वर्ग करेगा। सबसे ऊपर रखता है किसको, दार्शनिक वर्ग को, और जिसका प्रमुख कार्य क्या रहता है, शासन की बागडोर संभालना और शासन का संचालन करने का जो कार्य देता है वो किसको सौंपता है, दार्शनिक वर्ग को सौंपता है। तो जो प्लेटो का आदर्श राज्य उसमें वो 3 भागों में डिवाइड करता है, आर्थिक, सैनिक और दार्शनिक। ठीक है, दार्शनिक को क्या काम देता है, दार्शनिक को शासन व्यवस्था का काम देता है। ठीक है, उसके अलावा जो सैनिक है वो राज्य का संरक्षण और राज्य को सुरक्षा प्रदान करेंगे। आर्थिक का जो वर्ग है वो क्या करेगा, वो श्रम का कार्य करेगा, जैसे खेती करना, ठीक है, खाना उत्पन्न करना, उसके अलावा जो समाज में काम जितने भी सारे काम है, जैसे मोची का, धोबी का, ठीक है, कपड़े बुनकर का, तो इस तरीके से कामों को उन्होंने डिवाइड कर दिया।
अब जब आदर्श राज्य को वो डिवाइड कर देते हैं तो उसके साथ क्या है, आदर्श राज्य के जो मौलिक सिद्धांत है उसका क्या मौलिक सिद्धांत है, न्याय। जो आदर्श राज्य का जो प्राण है वो क्या है, न्याय। ठीक है, तो न्याय जिसका उत्पादन सैनिक और शासक वर्गों में क्या है, संतुलन रखना। ठीक है, उन्हें एकता के सूत्र में बांधे रखना ताकि राज्य के सभी अंग अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। उसके अलावा जो प्लेटो है वो राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। प्लेटो का ऐसा मानना था कि जो राज्य है वो क्या है, एक तरीके से आदमी का बड़ा रूप है। ठीक है, जैसे आदमी की जैसे एक बेसिक ह्यूमन की नीड होती है, उसी तरीके से राज्य की कुछ अपनी नीड होती है। ठीक है, तो जो व्यक्ति में विशेषताएं पाई जाती हैं वो सभी ने सभी विशेषताएं क्या है, राज्य में पाई जाती हैं। उसके अलावा विशेष कार्य का सिद्धांत, विशेष कार्य का मतलब श्रम विभाजन से क्या है कि एक कार्य विशेष को करने के लिए एक व्यक्ति समूह को निश्चित कर दिया था उसने। ठीक है, तो उस तरीके से उसने नागरिकों के 3 वर्ग में बांट दी। अब आदर्श राज्य के सिद्धांत की बात करें तो आदर्श राज्य के सिद्धांत क्या होगा, न्याय। ठीक है, न्याय राज्य व्यक्ति का विराट स्वरूप है, बता चुका हूँ। विशेष कार्य का सिद्धांत मतलब एक विशेष कार्य के लिए विशेष आदमी को नियुक्त कर दिया। उसके अलावा शिक्षा। ठीक है, उसके अलावा नागरिकों को 3 वर्ग में विभाजित कर दिया, दार्शनिक राजा का सिद्धांत और साम्यवादी व्यवस्था। इस तरीके से उसने क्या किया, ये आदर्श राज्य के मौलिक सिद्धांत में विभक्त कर। अब आदर्श राज्य की विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं में सबसे पहले क्या है, दार्शनिक शासन। अब जब दार्शनिक शासक होंगे तो क्या होगा, राजनीतिक समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उनको क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। और जब शासक वर्ग दार्शनिक होगा, जिससे क्या है, जब दार्शनिक होगा तो उससे उसके लिए क्या है, सबसे ऊपर प्रायोरिटी पर क्या होगा, जनहित सर्वोपरि होगा। ठीक है, जिससे निर्णय क्षमता बढ़ेगी। अब एक बात बताओ, दार्शनिक शासक होगा जिससे बॉस दर्शन के क्षेत्र का ज्ञान होगा तो वो क्या है, उसके अंतर्करण में जैसे कोई गलत विचार आएगा तो वो क्या है, अपने विचारों पर कंट्रोल कर सकेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो राजा के लिए जो बहुत सारी बंदिशें रखता है। अब राजा कोई हर व्यक्ति नहीं बन सकता था, राजा के पास बहुत सारी गुण होने चाहिए। कैसे, जैसे बुद्धिमान हो, धैर्यवान हो, निस्वार्थ हो। ठीक है, निर्णय क्षमता जिसकी अच्छी हो। उसके अलावा प्रजा का संरक्षण करने वाला हो, त्यागी हो। उसके अलावा उसमें उदारता का गुण होना चाहिए। तो इसलिए वो क्या करता है, दार्शनिक को शासक बनने के लिए सजेस्ट करता है। उसके बाद आदर्श राज्य में न्याय, मतलब आदर्श राज्य की जो हम विशेषताएं कर रहे हैं तो उसकी दूसरी विशेषता क्या थी कि आदर्श राज्य में जो न्याय की व्यवस्था थी वो कैसी थी, जो समाज में उस समय जो कुरीतियाँ थी या बुराइयाँ थी उनको समाप्त किया जा सके। इसलिए वो क्या करता है, शासक वर्ग को दार्शनिक हो, ठीक है, जिसके जनहित सर्वोपरि होंगे तो वो क्या करेगा, वो न्याय अच्छे तरीके से कर सकेगा। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरी विशेषता ये थी कि जो नागरिकों को 3 वर्ग में बांटा था। कितने वर्गों में उसने बांटा था, 3 वर्ग में। 3 वर्ग में बांटने का रीजन यही था कि जो उत्पादक वर्ग है, ठीक है, फिर संरक्षक वर्ग है और सहायक संरक्षक मतलब शासक वर्ग है। ठीक है, उत्पादक वर्ग को वो क्या करता है, देखो जो तीसरा वर्ग है उत्पादक वर्ग वो क्या है, उसकी में वासना का तत्व अंतर्निहित है। मतलब उस आप जो थर्ड स्टेट है, तीसरे वर्ग है, उसको चाह कर भी एक आइडियल कंडीशन में नहीं ला सकते हो। ठीक है, तो वो क्या करता है, भौतिक आवश्यकताएं इनकी पूर्ति हो सके, राज्य की किसकी, राज्य की जो भौतिक आवश्यकताओं की ये क्या कर सकता है, तीसरा वर्ग मतलब उत्पादक वर्ग पूर्ति कर सकता है। ठीक, उसके बाद आता है कौन सा, सैनिक वर्ग। ये क्या करता है, ये सैनिक वर्ग क्या करता है, उत्पादक वर्ग की सुरक्षा और राज्य की भूमि को सुरक्षित करने का काम किसको दिया जाता है, सैनिक वर्ग को। ठीक है, तीसरा आता है जो तुम्हारा शासक वर्ग या संरक्षक वर्ग। इस वर्ग का गुण क्या है, प्रतिनिधित्व करना। वर्ग के जो लोगों का कार्य है वो क्या करना, सहायक संरक्षक वर्ग तथा उत्पादन वर्ग के बीच क्या है, संतुलन बनाए रखने का कार्य भी ये का वर्ग करता है। ठीक है, उसके अलावा अगली विशेषता क्या थी, स्त्री पुरुष की समानता। अब देखो जब होता क्या है, अपने अपने वर्ग के कार्य जब बट जाते हैं और उसके सामने जब हम इनकी जो एक थ्योरी पढ़ेंगे साम्यवाद का सिद्धांत। ठीक है, जब साम्यवाद का सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, मतलब जो है वो परिवारवाद की जो स्त्रियां और परिवारवाद रखने की मनाही करता है। तो जब स्त्रियां क्या है, बच्चों का लालन पोषण राज्य करेगा तो उसकी क्या है, स्त्रियां जब फ्री हो जाएंगी तो वो क्या है, राज्य के
विकास में सहायता कर सकें। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट निकल के आता है, क्या है, स्त्री पुरुष समानता का भाव। ठीक, तो ये कुछ आदर्श राज्य की विशेषताएं हैं और जो मैं बोलता जा रहा हूँ उन्हें आप पॉइंटों के रूप में यहाँ पे थोड़ा डालते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आदर्श राज्य। अब जी बहुत आदर्श राज्य की विशेषताएं बता चुका हूँ, वही रिपीटेशन है, जैसे दार्शनिक शासक, आदर्श राज्य में न्याय, नागरिकों में 3 वर्ग, स्त्री पुरुष में समानता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब कुछ बाधाएं भी थी, इस राज्य की कुछ बाधाएं भी थी। बाधाएं क्या थी? सबसे पहली बाधा ये थी कि अज्ञान। ठीक है, अज्ञान। अब इन बाधाओं मतलब क्या है, उस समय समाज में मतलब प्लेटो ऐसा मानता था कि अज्ञान तो हर एक आदमी के अंदर स्थापित है, लेकिन अगर हम उन्हें ज्ञान से, शिक्षा द्वारा उसको क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि निजी संपत्ति और परिवार की संस्थाएं क्या करती हैं, उसके समर्थन कर देती है। तो इसके लिए वो क्या लेके आता है, साम्यवाद का सिद्धांत। देखो क्या होता है, अज्ञान को तो दूर किया जा सकता है, किससे? शिक्षा के द्वारा। प्लेटो को ये मानना था कि अज्ञान तो शिक्षा के द्वारा दूर किया जा सकता है, लेकिन जो आदमी के अंदर सबसे बड़ी कमी क्या बनती है, परिवारवाद। ठीक है, जैसे आज हम रियल लाइफ के एग्जांपल देख सकते हैं। आज पॉलिटिक्स में जो भ्रष्टाचार है वो किस लिए, वो इसलिए भ्रष्टाचार है क्योंकि क्या है, होता है कि उन्हें पता है हम अपने बच्चों के लिए जोड़ जाएं, ठीक है, परिवार वालों के लिए जोड़ जाएं, तो उससे क्या एक भ्रष्टाचार का कंसेप्ट निकल के आता है। और वो भ्रष्टाचार इतना संलिप्त होता है कि जो शासक वर्ग है वो कहीं ना कहीं उनका अपना जो मुख्य दायित्व है समाज की सेवा करना और स्थिरता लाना और मतलब विकास करना, वो ना करके वो क्या करते हैं, अपने परिवार का विकास करने लगते हैं। ठीक है, तो ये एक बाधा, अज्ञान और परिवारवाद। ठीक है, उसके अलावा निजी संपत्ति। प्लेटो क्या है, निजी संपत्ति के खिलाफ क्यों था? क्योंकि निजी संपत्ति क्या करती है, कहीं ना कहीं लगाव पैदा करती है। ठीक है, और निजी परिवार, ये 3 चीजें प्लेटो के अनुसार क्या थी, बाधाएं थी। उसके अलावा आलोचना। अब आदर्श राज्य की क्या है, बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं। सबसे बड़े जो आलोचक रहे हैं वो कौन रहे, क्या बोलते हैं, अरस्तु। इनके जो शिष्य थे, जो अगले पढ़ेंगे हम, वो हैं कौन, अरस्तु। वो आदर्श राज्य की बहुत बार आलोचना करते। आलोचना करने का उनका रीजन ये है कि उनको ये लगता है कि आदर्श राज्य का जो है ये कंसेप्ट है वो क्या, एक यूटोपिया है, प्लेटो का यूटोपिया है। कैसे है कि आदर्श राज्य एक सुपले संसार है। ठीक है, प्लेटो जो आदर्श राज्य अव्यवहारिक है। क्यों है अव्यवहारिक? क्योंकि उसमें बहुत सारी यूटोपिया वाली बात की गई है। ठीक है, उसके अलावा स्वतंत्रता का निषेध। जो आदर्श राज्य है उसमें स्वतंत्रता की, समानता की कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो आज की डेट में ऐसा नहीं हो सकता। जैसे हम लोकतंत्र में रहते हैं तो आप ये नहीं कर सकते, किसी आदमी को बोलो कि नहीं आप ये काम करोगे, किसी को बोलो नहीं आप सैनिक बनोगे, किसी को बोलो आप शासक बनोगे। तो इस तरीके से ये क्या है, ये स्वतंत्रता का निषेध करता है। उसके अलावा जो उत्पादक वर्ग है, देखो उत्पादक वर्ग का हमेशा कहीं ना कहीं क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंस रोल रहता है हर चीज में। ठीक है, क्या है, बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है किसका, उत्पादक वर्ग की यहाँ पे उपेक्षा की गई है। तो क्यों है, देखो उत्पादक वर्ग को बिल्कुल प्रेफरेंस नहीं दिया गया। उनका सिर्फ काम क्या था, उत्पादन करना। उनका कोई मतलब राजनीति में या राज्य में उनका कोई इंपॉर्टेंस रोल नहीं रखा गया। उसके अलावा कानूनों की उपेक्षाएं। कानूनों की उपेक्षा किस तरीके से कर रहे हैं, कानून का कोई स्थान नहीं है। प्लेटो ने ये बहुत बड़ी भूल की थी। वो मतलब जो क्या है, वो किसी मतलब कानून को कोई प्रेफरेंस नहीं देते हैं। तो आगे चल के जो प्लेटो की ये थ्योरी है आदर्श राज्य की, वो क्या है, फैल पड़ जाती। देखो कोई भी राज्य है वो कानून के बिना नहीं चल सकता है। ठीक है, इस चीज़ को क्या है, प्लेटो ने कानून को कोई प्रेफरेंस नहीं दिया और अरस्तु इस चीज़ का क्रिटिक करते हैं और आगे कानून का राज्य की बात वो करते हैं। ठीक, उसके अलावा व्यक्तित्व और राज्य की समानता को अधिक महत्व। अब जो प्लेटो है आदर्श राज्य में, प्लेटो ने व्यक्ति एवं राज्य में जिस बड़ी मात्रा में समानता के दर्शन किए, उस मात्रा में व्यक्ति एवं राज्य में समानता वास्तव में होती रही है। क्योंकि प्लेटो किस बात को कह रहा था कि राज्य क्या है, व्यक्ति का ही बड़ा स्वरूप है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है,
तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, बहुत सारी आलोचना हो रही है। एक तो निरंकुश शासन। अब एक बात बताओ, शासक वर्ग जरूरी थोड़ी कि आप चलो ठीक है उसका परिवार नहीं होगा, साम्यवादी दृष्टिकोण होगा, सब बात है, लेकिन वो निरंकुश तो हो सकता है। लोकतांत्रिक निरंकुशवाद के हम कई उदाहरण देखते हैं, जैसे कि हम तुम्हारे क्या बोलते हैं हिटलर की बात कर लो, मुसोलिनी की बात कर लो, मतलब ऐसे बहुत सारे शासक हैं। अब जैसे करंट के एग्जाम्पल पे हम बहुत सारे दे सकते हैं, ठीक। तो उससे क्या है, निरंकुश शासक व्यवस्था आती है, लोकतांत्रिक विरोधी है, क्योंकि कोई भी लोकतांत्रिक में क्या होता है, जनता ही सर्वमान्य होती है। अब जनता को अगर आपने डिवाइड ही कर दिया तो क्या है, एक लोकतंत्र विरोधी धारणा है, ठीक है, क्योंकि अब लोकतंत्र में इस तरीके से आप बांट नहीं सकते, उसके बाद विरोधाभासों से पूर्ण है ये कही बात, ठीक है। तो इस तरीके से इसका बहुत सारा क्रिटिक्स हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लेटो का न्याय सिद्धांत की। अब हम प्लेटो के जब न्याय सिद्धांत की बात करें तो इसका हमें वर्णन कहाँ पर मिलता है, द रिपब्लिक पुस्तक में मिलता है। कहाँ पर, द रिपब्लिक पुस्तक में मिलता है। तो उनका जो न्याय सिद्धांत है उसका प्रमुख ध्येय क्या है, आदर्श राज्य की स्थापना करना। देखो आदर्श राज्य की स्थापना कैसे होगी, न्याय पर आधारित होगी, ठीक। न्याय स्थापना के लिए वो क्या करते हैं, समाज में बहुत सारे वर्गों में बांटते हैं, ठीक है। उसके साथ राज्य की वो प्रकृति समझने के साथ तो वो क्या करते हैं, मनुष्य की प्रवृत्तियों पर भी ध्यान देते हैं। मनुष्य के अंदर 3 गुण हैं, क्या है, इच्छा, तृष्णा, ठीक है, उसके अलावा भावना, मनोवेश और ज्ञान और बुद्धि, ठीक है। तो प्लेटो क्या कहता है, एक व्यक्ति को केवल एक ही कार्य करना चाहिए। उसका रीजन ये है क्योंकि उसकी प्रकृति ही सर्वदा, जैसे उनका जो क्या बोलते हैं, मतलब समाज में जो डिवीजन था उनको क्या मानव प्रकृति के अनुसार डिवीजन था। एक आदमी क्या होता है, मतलब इच्छावादी होता है, ठीक है। एक क्या है, एक आदमी में भावनाएं प्रबल होती हैं, एक आदमी में ज्ञान प्रबल होता है, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, जिसके अंदर ज्ञान की भावना प्रबल है, क्या ज्ञान की भावना प्रबल है, उसको हम क्या करते हैं, शासक वर्ग बनाते हैं, या ज्ञान या जिसमें बुद्धि का, ठीक है। उसके अलावा जिसमें भावना और मनोवेग का, जिसमें आधिपत्य है, ठीक है। तो मनोवेग वाले व्यक्ति को वो क्या कहते हैं, आप एक काम करो, सैनिक बन जाओ, ठीक है, आप क्या करो, सैनिक बन जाओ। तीसरा वर्ग है जो इच्छा और तृष्णा। अब जब इच्छा होगी, तृष्णा होगी, ज्यादा पाने की लालसा होगी, तो आप क्या करोगे, ज्यादा उत्पादन करोगे, पैदावार अच्छी करोगे। तो इस तरीके से ये तीसरे वर्ग को क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, व्यापारी वर्ग बनाने की प्रवृत्ति वो लेके आते। तो वो ये जो विभाजन करते हैं वो क्या है, वो एक मनुष्य के जो अंदर विद्यमान गुण हैं उनको लेकर ये विभाजन किया जाता है, ठीक है। अब क्या कहता है प्लेटो, इस बात से ये कहता है कि यदि हम मनुष्य की प्रकृति के लिए उपयुक्त सद्गुण निश्चित कर लें, ठीक है, क्या कर लें, प्रत्येक मनुष्य के उपयुक्त जो सद्गुण है उनको अगर निश्चित कर लें, तो सद्गुण निश्चित कर लें तो राज्य के उपयुक्त सद्गुण निर्धारित करना सुगम हो जाएगा। तो राज्य के पास क्या होगी, इस चीज की सुगमता हो जाएगी कि राज्य भी उस चीज को डिफाइन कर लेगा। अगर आदमी पहले से, मतलब जैसे हम देखते नहीं है बचपन में किसी बच्चे का इंटरेस्ट के हिसाब से उसको चॉइस दे देते हैं कि नहीं भाई साहब आप क्या करो, फिजिक्स ले लो, आप मैथ ले लो, ठीक है, आर्ट ले लो, स्पोर्ट में चला जाओ, म्यूजिक में चला जाए। तो बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से ही हम क्या करेंगे, उसको उस तरीके से हम विभाजित कर देंगे, ठीक है। फिर उसके अलावा प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो 2 रूपों में विभाजित होता है, एक सामाजिक न्याय की बात करता है, दूसरा व्यक्तिगत न्याय की बात करता है। सामाजिक न्याय में क्या करता है, सामाजिक न्याय में प्लेटो किस किस की बात करता है, प्लेटो क्या कहता है कि जो दार्शनिक वर्ग है, सैनिक वर्ग है और उत्पादक वर्ग है, 3 वर्ग हैं, तो अपने अपने कार्यों को समुचित निर्वाह करना। सामाजिक न्याय क्या कहता है, दार्शनिक, ठीक है, सैनिक और उत्पादक, सैनिक और उत्पादक, ठीक है। तो सामाजिक न्याय में वो किसकी बात करता है, दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक वर्ग है, वो क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग अपने कार्य को क्या करे, समुचित निर्वाह करे और पालन करे, उसको ही क्या कहते हैं, सामाजिक न्याय कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, जो सामाजिक न्याय संबंधी धारणा है वो किस पे, धारणा विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर, मतलब आप अपने कार्य में अगर विशिष्ट हो, योग्य हो, तो आप अपने कार्य पर ध्यान दीजिए, बाकी का काम बाकी लोग करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद व्यक्तिगत न्याय की बात करता है प्लेटो, किसकी बात करता है, व्यक्तिगत न्याय। व्यक्तिगत न्याय में प्लेटो क्या कहता है, व्यक्तिगत न्याय में प्लेटो कहता है कि
मतलब प्लेटो व्यक्तिगत न्याय के बारे में वही आधार मानता है जो सामाजिक न्याय के बारे में मानता है। प्लेटो क्या कहता है, जब व्यक्ति की आत्मा के साहस और तृष्णा तत्व विवेक के नियंत्रण व अनुशासन से कार्य करते हैं तो व्यक्तिगत न्याय की प्राप्ति होती है। तो इसमें क्या है, जो साहस और तृष्णा तत्व, तीन तत्व हैं, तृष्णा, मनोवेग और ज्ञान। तो जो तीसरा विवेक तत्व, वो अगर इन दोनों को नियंत्रण कर लेता है, ठीक है, वह अनुशासन से कार्य करता है तो व्यक्तिगत न्याय की प्राप्ति होती है। ठीक है, इस तरीके से दो तरीके के न्याय हुए, सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत न्याय। अब बात करते हैं न्याय सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या हैं। न्याय सिद्धांत की विशेषता, देखो न्याय सिद्धांत विशेषता है, ये कार्य के विशिष्टीकरण पर जोर देता है। किस पर जोर देता है, कार्य के विशिष्टीकरण पर जोर देता है। मतलब जो भी समाज का जो भी वर्ग जो कार्य कर रहा है वो अपने अपना कार्य करे। जैसे सैनिक वर्ग अपना क्या करे, सैनिक का काम करे, शासक वर्ग अपने शासक का काम करे, उत्पादक वर्ग अपने उत्पादन पर ध्यान दे। तो कार्यों के विशिष्टीकरण, उसके अलावा त्रिगुण आधारित व्यक्ति एवं राज्य, ठीक है, वो क्या है, आदमी के अंदर भी 3 गुण है और राज्य के अंदर भी 3 गुण है। ठीक है, तो त्रिगुण आधार व्यक्ति एवं राज्य की बात करता है। ठीक है, जैसे क्या है, प्रत्येक व्यक्ति में विवेक, साहस और तृष्णा 3 गुण पाए जाते हैं। ठीक है, राज्य जो क्या है, राज्य को व्यक्ति का विराट स्वरूप मानता है। तो इसी तरीके से जो ज्ञानवान है शासक वर्ग होगा, शौर्यवान है उसको सैनिक को बनाता है, और तृष्णावान युक्त को वो क्या बनाने की बात करता है, उत्पादक वर्ग बनाने की बात करता है। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं नैतिक सिद्धांत। नैतिक सिद्धांत में प्लेटो किस पर बात करता है, आधुनिक युग की तरह वैज्ञानिक नहीं है। ये जो नैतिक सिद्धांत है वो आधुनिक युग की तरह इसमें वैज्ञानिक नहीं है, बल्कि ये क्या है, पूर्णतः नैतिक है। किस तरीके से, ये सार्वलौकिक न्याय की स्थापना करता है। किसकी, सार्वलौकिक न्याय की बात करता है। ठीक है, इसमें वैधानिक न्याय की बात नहीं है। उसके अलावा व्यक्तिवादी विरोधी। अब देखो जो न्याय सिद्धांत है वो व्यक्तिवादी विरोधी है, क्योंकि एक व्यक्ति के मन में कई विचार होते हैं। ठीक है, जैसे मैं हूँ, अगर मुझे कोई थोपेगा, मतलब मेरा जैसे हम फैमिली से ही कर लें, अगर कोई व्यक्ति मुझसे कहे कि नहीं तुम डॉक्टर बनो, ठीक है, या पायलट बनो, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसमें क्या है, हर व्यक्ति की अपना इंटरेस्ट होता है। अगर राज्य उस पर थोपेगा कि नहीं आप ये बनो, आप ये बनो, तो इस तरीके से क्या है, व्यक्तिवादी विरोधी हो जाता है ये विचार। ठीक है, उसके बाद आंगिक एकता का सिद्धांत। आंगिक एकता का सिद्धांत राज्य को वो क्या करता है, शरीर मानता है, और विभिन्न व्यक्ति और उसके वर्ग राज्य के विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। मतलब प्लेटो क्या मानता है, राज्य को एक शरीर के रूप में मानता है, और जो प्रत्येक वर्ग है वो क्या है, एक तरीके से राज्य के अंगों के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो इसको क्या है, आंगिक एकता जैसी बात वो कहता है। अब वो क्या कहता है, जैसे अंगों को शरीर से पृथक नहीं किया जा सकता, उस तरीके से समाज में इन 3 वर्गों को भी पृथक नहीं किया जा सकता। अब न्याय सिद्धांत की बहुत सारी आलोचनाएं हैं, उनको जो आलोचनाएं वो कौन कौन सी आलोचनाएं उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो आलोचना होती है वो क्या होती है, सबसे पहली आलोचना होती है नैतिक है, कानूनी नहीं है। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत नैतिक तो है, लेकिन ये क्या है, कानूनी नहीं है। मतलब इसमें दंडकारी शक्ति का अभाव है, केवल नैतिकता पर बात की गई है। ठीक है, प्लेटो ने कानून की व्यवस्था न करके न्याय को क्या कर दिया, निष्क्रिय बना दिया। मतलब पूरा जो सिद्धांत है न्याय सिद्धांत, इसमें क्या बात करते हैं प्लेटो, सिर्फ नैतिकता की बात करते हैं, कोई कानून नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर किसी आदमी को कोई गलत काम कर रहा है, चलो ठीक है, मतलब अगर सैनिक वर्ग या उत्पादक वर्ग कोई ऐसा काम कर रहा है, तो उसमें भाई आप दंड का, पनिशमेंट का तो कोई प्रावधान ही नहीं बात की गई। उसके अलावा व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए अवसर के अभाव है। अब एक बात बताओ, उत्पादक वर्ग क्यों, कोई मतलब श्रेष्ठ उत्पादक वर्ग में व्यक्ति शासक वर्ग का हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, वो व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए अवसरों का अभाव कर रहे हैं। ठीक, उसके अलावा तीसरा है निरंकुशवाद का प्रतीक। तीसरा क्या है, निरंकुशवाद का प्रतीक। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो दार्शनिक शासक के हाथों में संपूर्ण शक्ति है, किसके, दार्शनिक के हाथों में संपूर्ण शक्ति है। उसके अलावा
राजनीतिक सत्ता तो क्या है, इससे निरंकुशवाद को बढ़ावा मिल रहा है। तो चौथी बात अप्रजातांत्रिक। अप्रजातांत्रिक कैसी है, मतलब देखो प्लेटो ने व्यक्तियों की समानता को स्वीकार किया है और उसके अलावा उनका मानना ये भी था कि शासन करने के गुण सभी व्यक्तियों में नहीं होते हैं, ठीक है, ये भी बात मानना है। वह व्यक्ति के अधिकारों की उपेक्षा कर केवल कर्तव्य पर जोर देने की बात करता है, ठीक है। तो जो प्लेटो के आदर्श राज्य में एक अल्पसंख्यक वर्ग का वह बहुसंख्यक वर्ग पर क्या है हो रहा है, प्रतिनिधित्व हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा प्रत्येक वर्ग पर कुछ न कुछ बंधन डाले गए हैं, ठीक है। इसका ये सिद्धांत क्या है, समानता और स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है, ठीक है। उसके अलावा सामान्य जनता पर अविश्वास। अब प्लेटो क्या करता है कि जनता है उस पर कोई विश्वास नहीं करता। जनता, प्लेटो का बहुमत पर कोई विश्वास नहीं है। वह कलाकारों, कृषकों और प्रशासक की जरा सी भी परवाह नहीं है उसको, ठीक है। उसके अलावा अब एक बात बताओ, जिस प्रकार एक रोगी है डॉक्टर के अधीन हो जाता है, उसी प्रकार प्लेटो ने राज्य को बौद्धिक वर्ग के हाथों में सौंप दिया पूरा का पूरा, ठीक। अब एक बात, मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि ठीक है, मतलब जो शासक वर्ग है वो काफी योग्य है, अनुभवी है, मतलब फिर भी पूरी एक निरंकुशवाद को क्या कर रहा है, समर्थन कर रहा है, ठीक है। तो अप्रजातांत्रिक भी है, सामान्य जनता पर अविश्वास है, उसके अलावा विरोधाभासों का सिद्धांत है। कैसे है, प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है विभिन्न वर्गों के जो पारस्परिक हस्तक्षेप को अस्वीकार करता है, ठीक है। पहली बात तो ये करता है कि कोई भी वर्ग किसी के क्या नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसके अलावा राज्य को 3 वर्ग में एक दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप न करते हुए अपने अपने कर्तव्यों की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ प्लेटो क्या कह रहा है, शासक वर्ग को सैनिक व उत्पादक वर्ग पर कठोर नियंत्रण का अधिकार दे रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं प्लेटो कि जो शासक वर्ग है उसको क्या है, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग पर कैसा नियंत्रण रखना चाहिए। अतः ये क्या है, ये धारणा तुम देख रहे कैसी हो रही है, विरोधाभासी धारणा हो रही है। उसके अलावा अमनोवैज्ञानिक, ये जो सिद्धांत है वो अमनोवैज्ञानिक क्यों है क्योंकि जो शासक वर्ग है और सैनिक वर्ग के लिए क्या है, इसमें साम्यवादी प्रणाली का प्रतिपादन किया गया है। वह स्त्री पुरुषों के मनोवैज्ञानिक पर आधारित नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा अनुभव का कोई महत्व नहीं है, ठीक है भाई। अनुभव से आदमी क्या है, चीजें सीखता है, ठीक है। तो अनुभव का इसमें कोई महत्व नहीं। अब हम बात करते हैं प्लेटो के 4 मूल सद्गुण। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में या 20 में, ठीक है, आप देख लेना, आप मतलब अनसॉल्व पेपर उठा के। तो जो प्लेटो के 4 मूल सद्गुण हैं वो कौन कौन से, संयम, साहस, विवेक और न्याय। कौन कौन से 4 मूल सद्गुण हैं, संयम, साहस, विवेक और न्याय। अब संयम है, वो क्या कह रहा है, इच्छा और तृष्णा के लिए उपयुक्त सद्गुण कौन सा है, संयम। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, ठीक, उद्योग या व्यापार में लगा हुआ है, ठीक है, और सदजीवन की प्राप्ति के लिए अपने अंदर संयम विकसित करना चाहिए। क्या करना चाहिए उसको, संयम विकसित करना चाहिए। किसको, जो उद्यमी वर्ग है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा है साहस। साहस का जो सद्गुण है वो किसके लिए चाहिए, सैनिक वर्ग को। सैनिक वर्ग अगर साहसी होगा तो वो क्या करेगा, युद्ध क्षेत्र या रण क्षेत्र में, आप जैसे रण क्षेत्र में तुम खड़े हो, युद्ध क्षेत्र में, और साहस है नहीं, तुम्हारे अंदर डर आ गया, भय आ गया कि नहीं सामने वाली सेना पराजित कर देगी, तो आप जीत सकते हो उस सेना से, नहीं जीत सकते ना, ठीक है। उसी तरीके से जो साहस है वो किसमें सॉरी तो जो साहस का गुण है वो किसके, सैनिक वर्ग के लिए बहुत आवश्यक है। संयम का गुण किसके लिए आवश्यक है, व्यापारिक वर्ग के लिए, क्योंकि उसको जो तृष्णा है उस पर उसका संयम होना चाहिए। उसके अलावा विवेक, विवेक है वो किसके लिए अति आवश्यक गुण है, विवेक है जो शासक वर्ग है, ठीक है, दार्शनिक वर्ग है, इसको अपने किस पर, ज्ञान और विवेक पर विकास करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा न्याय, न्याय को क्या करता है, जो प्लेटो है वो न्याय को क्या मानता है, सर्वोच्च गुण मानता है। क्यों मानता है, क्योंकि इसमें जो सभी गुण है, कौन से, संयम, साहस और विवेक, ठीक है, उन सब से जो मिलके जो संयुक्त गुण है वो क्या है, न्याय का गुण प्रतिपादित होता है, ठीक है। उसके अलावा जो न्याय के गुण है उसमें क्या है, जो मतलब प्रत्येक वर्ग है, जैसे सैनिक वर्ग है, ठीक है, उत्पादक वर्ग है, तो जो सभी वर्ग है अपने अपने स्वभाव के अनुकूल भूमिका निभाते हैं,
तो उससे क्या है, समाज व्यवस्था के लिए उपयुक्त सद्गुण न्याय की स्थापना हो सकती है। अगर सभी लोग मतलब अपने अपने कार्य पूर्ण रूप से करेंगे तो क्या है, समाज में क्या आएगा, न्याय आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लेटो के साम्यवादी विचार की। देखो प्लेटो का हम साम्यवादी विचार पढ़ें, प्लेटो का साम्यवादी विचार है, इसकी काफी आलोचना की किसने, अरस्तु ने, क्योंकि ये एक तरीके का यूटोपिया था। मतलब आज हम दो तरीके की सोसाइटी देखते हैं, कौन कौन सी, एक तो मतलब पूंजीवादी जैसे अमेरिका देश, यूरोपियन देश है, ठीक है, दूसरा देखते हैं समाजवादी, कौन सा, यूएसएसआर और बहुत सारे देश। तो जो साम्यवादी विचार है वो एक तरीके की समाजवाद जैसी धारणा है। क्या कह रहा है वो, कि जो कौन से दो वर्गों की बात कर रहा है, जो साम्यवादी सिद्धांत है वो दो वर्ग के लिए, कौन कौन से, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग के लिए। प्लेटो क्या कहता है कि जो सैनिक और शासक वर्ग है वो क्या है, अगर वो समाज में कैसे हमें भ्रष्टाचार रहित और अच्छा शासन व्यवस्था लानी है तो हमें साम्यवाद पर फोकस करना पड़ेगा। साम्यवाद के पीछे उसका रीजन यही था कि आइडियल राज्य बनाना, राज्य को वो इतनी प्राथमिकता दे देता है कि जो व्यक्ति के नैतिक विचार हैं उनको कहीं ना कहीं वो दबा देता है। तो जो साम्यवादी सिद्धांत है काफी आइडियल कंडीशन, कैसा सिद्धांत है, अब इसको बचते हैं। प्लेटो ने सैनिक और शासक के लिए राज्य में ना तो अपना परिवार बनाएंगे वो, और ना ही निजी संपत्ति रखेंगे। उसके पीछे लॉजिक ये था कि अगर उनका निजी परिवार नहीं होगा तो वो क्या है, मोह जैसे जंजालों में नहीं फंसेंगे। ठीक है, और निजी संपत्ति का जो उनका भ्रष्टाचार करने का एक जो मूल कारण है क्या है, परिवार, तो उस तरीके से वो क्या है, निजी संपत्ति को नहीं बनाएंगे। अब साम्यवाद को वो दो प्रकार से बांटता है, साम्यवाद को दो तरीके से। अब बात करते हैं संपत्ति का साम्यवाद। संपत्ति का साम्यवाद सबसे पहले बात करते हैं संपत्ति का साम्यवाद। तो संपत्ति के साम्यवाद में क्या कहता है प्लेटो कहता है कि जो सैनिक वर्ग है और जो कौन सा शासक वर्ग है वो ना तो संपत्ति रख सकता है। ठीक है, संपत्ति क्यों नहीं रख सकता है, क्योंकि उसके लिए कई रीजन है। क्योंकि वो कहता है कि इनकी जो सामूहिक संपत्ति वो क्या है, राज्य की संपत्ति होगी। ठीक है, उसके अलावा राज्य के जो उत्पादक वर्ग को इतनी जीवन वृत्ति हो जाएगी कि वह उनके लिए कम ना पड़े और ना ही निजी संग्रह के लिए बचे। ठीक, तो वो क्या है, राज्य की संपत्ति बढ़ाने पर जोर देता है। ठीक है, उसके अलावा वो क्या करता है, साम्यवाद में क्या कहता है कि सामूहिक रूप से भोजन करेंगे। उसके अलावा सोने चांदी के सामान को स्पर्श करना उनके लिए निषिद्ध कर देता है। चलाचल संपत्ति से विरक्त होकर वे क्या कर सकते हैं, देश की सेवा और रक्षा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें वो क्या है, एक चीज और जोड़ता है, क्या, इसी से उनकी मुक्ति है और ऐसा करने से वे राज्य के रक्षक बन सकते हैं। तो देखो संपत्ति का जो साम्यवाद है उसको लाने का रीजन यही था कि एक तो संपत्ति का संग्रहण नहीं करेंगे उत्पादक और प्रशासक वर्ग, तो वो क्या है, एक राज्य के बेहतरीन के लिए क्या करते हैं, अच्छी प्रशासनिक सेवा दे सकते हैं, और जो सैनिक वर्ग है वो क्या है, राज्य को अच्छी सुरक्षा प्रदान कर सकता है। ठीक है, तो ये साम्यवाद। फिर उसके बाद दूसरा साम्यवाद वो लेके आता है, वो है पत्नियों का साम्यवाद। पत्नियों का साम्यवाद के पीछे उद्देश्य यही रहता है कि देखो पहले चलो पत्नियों का साम्यवाद थोड़ा समझ लें। ठीक है, मतलब परिवार का साम्यवाद या पत्नियों का साम्यवाद। ठीक है, अब देखो जो पत्नियों का साम्यवाद है वो क्या कहता है कि कोई भी पुरुष जो प्रशासक वर्ग है और सैनिक वर्ग है और शासक वर्ग है वो क्या है, पत्नी नहीं रखेगा। उसका ये मानना था कि जो जितना मतलब योग्य होगा, श्रेष्ठ होगा, उसे उतनी अच्छी क्या है, पत्नी कौन प्रदान करेगा, राज्य प्रदान करेगा। और वो क्या है, जो उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो क्या है, वो राज्य की धरोहर माने जाएंगे। तो इससे क्या होगा, लगाव नहीं होगा। तो वो क्या नहीं करेंगे, राज्य के विकास पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ना कि परिवार के विकास पर। ठीक है, तो इस तरीके से वो पत्नियों के साम्यवाद। उसके पीछे उद्देश्य ये था कि जो नारियों को मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है किसको मिल जाएगी, नारियों को मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद जो अभिभावक वर्ग की क्षमता में वृद्धि होगी, मतलब जो शासक वर्ग है और जो सैनिक वर्ग है वो अपने कार्य को अच्छे से निष्पादन कर पाएगा। तीसरा, जनसंख्या का संतुलन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण मानता है। ठीक है,
चौथा कारण ये मानता है जो नस्ल सुधार होगा। अब एक बात बताओ, श्रेष्ठ व्यक्ति जब श्रेष्ठ पत्नी उसको राज्य देगा तो उससे जो संतान की उत्पत्ति होगी वो क्या होगी, उसके नस्ल में बेहतर नस्ल पैदा होगी। ठीक है, उस तरीके अगला शासकों की जो शुद्ध विवेक की रक्षा होगी। किसकी रक्षा होगी, विवेक की रक्षा हो सकेगी। ठीक है, कैसा शासक वर्ग होगा, निष्काम होगा, प्रज्ञावान होगा, दार्शनिक होगा। ठीक है, इससे ऐसे क्या है, पारिवारिक मोह के कारण वो कुकर्म नहीं कर सके या ज्ञान मार्ग से नहीं बढ़ेगा। उसके अलावा पत्नियों के साम्यवाद के पीछे एक कारण और बताता है, वो राज्य में एकता। ठीक है, इससे क्या आएगी, राज्य में एकता आएगी। ठीक है, इसके पीछे कई आधार देता है। जो पत्नियों के साम्यवाद है, इसके पीछे जो आधार हैं वो क्या क्या है, 3 आधार हैं। कौन से, राजनीतिक आधार, उसके अलावा नैतिक आधार, ठीक है, तीसरा है सुप्रजन का आधार राजनीतिक आधार क्या करता है, प्लेटो चाहता है कि जो स्त्रियां हैं घर की 4 दीवारों की कैद से मुक्त होकर राज्य के शासन संबंधी कार्यों में भाग लें। ठीक है, राजनीतिक आधार। इसलिए नैतिक आधार क्या है, प्लेटो ये एक चीज मानता था, परिवार व संपत्ति का मोह शासक वर्ग को क्या कर देता है, भ्रष्ट कर देता है, इसलिए वो नैतिक आधार देता है। तीसरा है सुप्रजनन का आधार, मतलब मनुष्य लापरवाही से संभोग करके पशु पक्षियों की तरह क्या कर रहा है, अगित संतान पैदा कर रहा है। ठीक है, तो राज्य के हित में किसी भी दृष्टि से उपयोगी नहीं है। इसलिए क्या है, योग्य पुरुष और स्त्रियों के सहवास होना आवश्यक है ताकि क्या हो, श्रेष्ठ संतान पैदा हो। आप देख सकते हो कितने क्रांतिकारी विचार है, मतलब सोच इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। इस तरीके की धारणा क्या है, प्लेटो लेके आता है और इसको बाद में अरस्तु खंडन इन सब का बहुत तरीके से करते हैं। ठीक है, वो भी हम आगे समझेंगे। ठीक है, खांसी बार बार बहुत आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। अब कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी सही हो जाए, फिर अच्छे से थोड़े वीडियो पे और मतलब। ठीक है, अब थोड़े संपत्ति के जो साम्यवाद है उसके पीछे हमने 2-3 कंसेप्ट रह गए थे, उनको भी पढ़ लिया। अब जो संपत्ति का साम्यवाद है वो तो मैं समझे ही जा चुका हूँ कि शासक वर्ग और सैनिक वर्ग क्या है, संपत्ति को नहीं रख सकते। लेकिन उसके पीछे जो संपत्ति का साम्यवाद है उसके पीछे भी कई सारे उद्देश्य हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक हित के लिए। सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है सार्वजनिक हित को पूर्ति करना। क्या करना, सार्वजनिक। प्लेटो का एक चीज मानना ये था कि जो शासक वर्ग है या राजा का जो सबसे प्रमुख गुण क्या होना चाहिए, सार्वजनिक हित। ठीक है, शासन करना। सैनिक वर्ग का क्या होना चाहिए, सेवा करना। तो वो क्या है, वो प्रेफरेंस दे रहा है कि आप अपने संपत्ति को मूल उद्देश्य न रख के आपका जो मूल उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए, सार्वजनिक हित होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा दूसरा क्या है, अभिभाजक वर्ग के लिए कार्यकुशलता। मतलब क्या होती है, जो सैनिक वर्ग है और शासक वर्ग है वो आर्थिक चिंताओं से मुक्त रहता, मतलब उसको इतना सब फैसिलिटी मिलती रहे कि उसकी अपनी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। ठीक है, और उसका जो मेन फोकस है वो कहाँ होना चाहिए, कार्यकुशलता की वृद्धि पर। ठीक है, तीसरा वो मानता है राज्य की एकता के लिए, राज्य की एकता के लिए। अब इससे क्या हो, राज्य की एकता कैसे बढ़ेगी। देखो क्या होता है, जब शासक वर्ग के पास निजी संपत्ति होती है तो शासक वर्ग में संपत्ति को लेकर आपसी प्रतियोगिता और ईर्ष्या होती है। ठीक है, इससे राज्य को क्या है, एकता का भय उत्पन्न होता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर संपत्ति इकट्ठी होगी तो हर आदमी को संपत्ति से क्या है, मतलब एक वर्ग बहुत ऊंचा हो गया, एक व्यक्ति बहुत पैसा वाला हो गया, तो वो पावर की दम पे क्या है, पावर का मिसयूज कर सकता है पैसे की दम पे। ठीक है, तो इस चीज को रोकने के लिए इससे क्या है, अराजकता नहीं होगी, राज्य में एकता बढ़ेगी, तो इस चीज को लेके आता है। ठीक है, उसके अलावा सामाजिक मातृभाव के लिए। ठीक है, सामाजिक मातृभाव के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से संपत्ति के साम्यवाद के कुछ उद्देश्य।
अब भैया इसके पीछे बहुत सारे उन प्लेटो ने तो बहुत सारे तर्क दे दिए, ठीक है, विशेषताएं बता दी। पक्ष में जैसे मनोवैज्ञानिक आधार देते हैं, जैसे मानव के मूल गुण होते हैं कि भैया लोभ मोह क्रोध, तो इस तरीके से मनोवैज्ञानिक आधार दे रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा वो क्या राजनीतिक और व्यवहारिक आधार भी दे रहे हैं प्लेटो, ठीक है। राजनीतिक और व्यवहारिक आधार ये दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मतलब इससे क्या होगा, एक तो यह सिर्फ शासक और सैनिक वर्ग पर लागू होता है, उत्पादक वर्ग पर नहीं होता। शासक वर्ग तक सीमित होने के कारण यह क्या है, राजनीतिक है, ठीक है। इसका जो मंशा है साम्यवाद की वो क्या है, राजनीतिक है। दूसरा ये कि शासक के ऊपर धन का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, सब जानते हैं, आज भी हम देख रहे हैं, ठीक है। तीसरा, इस बुराई को दूर करने के लिए प्लेटो अभिभावक वर्ग को संपत्ति के अधिकार से क्या करना चाहता है, मुक्त रखना चाहता है। प्लेटो के अनुसार जब राज सत्ता तथा निजी संपत्ति का संयोग हो जाता है तो राज्य का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा नैतिक आधार भी दे रहा है और दार्शनिक आधार भी दे रहा है। नैतिक आधार किस तरीके से दे रहा है, प्लेटो इस बात को मानता है, विश्वास नहीं करता कि व्यक्ति का अस्तित्व मात्र क्या है, स्वार्थ सिद्धि है। व्यक्ति कैसा है, जन्म जाति स्वार्थी मानता है, ठीक है। उसके अलावा जब स्वार्थ है तो उसके अंदर क्या लोभ आते हैं, मोह आता है, क्रोध आता है। तो इस तरीके से नैतिक आधार भी, दार्शनिक आधार ये देता है। प्लेटो का कहना है कि जिन लोगों के ऊपर शासक का भार होता है उनकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, विशिष्ट होनी चाहिए। मतलब अब जो शासन कर रहे हैं, दार्शनिक आधार ये है कि जो लोग शासन कर रहे हैं उनके लिए कुछ उनकी क्या है, जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। इन जिम्मेदारियों को उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक बात है, जो प्लेटो का साम्यवादी है वो उसकी बहुत सारी आलोचनाएं कौन, बहुत सारे जो वेस्टर्न फिलोसफर हैं हम पढ़ते हैं, जैसे सेवाइन हुए, बारकर हुए, पॉपर हुए, अरस्तु हुए, बहुत सारे इन्होंने इसकी आलोचना की। उसकी कारण ये था कि अगर आप एक बात बताओ, अगर किसी को मतलब जैसे गीता में हम पढ़ते हैं, मतलब कृष्ण और उसका संवाद पढ़ते हैं अर्जुन का, तो हम एक चीज देखते हैं क्या, कृष्ण कहते हैं मतलब कर्मंडे वादिकारस्ते मां फलेश कदाचना, मतलब कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ठीक है। ये बात तो समझ में आती है कि फल अपने हाथ में है नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल प्लेटो की समझ में नहीं आती कि आप एक बात बताओ, आपका जब परिवार नहीं होगा, ठीक है, आपके पास जब निजी संपत्ति का अधिकार नहीं हो तो आदमी कोई मेहनत क्यों करना चाहेगा। किसी का क्या औचित्य होगा कि कोई मतलब एक लगाव है, एक जुड़ाव है, परिवार के प्रति जिम्मेदारियां हैं, तो आदमी क्या एक काम करता है, ठीक है। उसी तरीके से हम देखते हैं जो इनका प्लेटो का जो साम्यवादी विचार है वो क्या है, सामान्य अनुभव के विरुद्ध है। जैसे कि अरस्तु का कहना है कि संपत्ति की साझी व्यवस्था कभी भी सामाजिक कल्याण में क्या नहीं कर सकती, वृद्धि नहीं कर सकती। उसके अलावा अरस्तु एक चीज और कहते थे कि जो व्यक्तिगत संपत्ति की प्रथा का विकास हमारी सभ्यता के विकास का प्रतीक है, अतः व्यक्तिगत जो संपत्ति का अभाव प्रगति के मार्ग को रोकता है, ठीक है। इससे परोपकार और उदारता की श्रेष्ठ मानवीय संभावनाएं नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि व्यक्ति परोपकार संबंधी कार्य निजी संपत्ति के आधार पर ही करता है। तो इस तरीके जो प्लेटो के जो शिष्य अरस्तु रहते हैं वो ही इनके बहुत बड़े क्रिटिक होते हैं इस थ्योरी के, साम्यवादी थ्योरी के, क्योंकि इसका कोई भी आधार नहीं है। आप ये बताओ, आपको मतलब पत्नी बच्चियां, मतलब आपका लगाव नहीं होगा। उसके अलावा आपके अंदर क्या है, परोपकार और उदारता का जो गुण है वो भी आप में कहीं ना कहीं विलोपित हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, ठीक है। अब पत्नियों की जो साम्यवाद है उसकी भी बहुत सारी आलोचना है, ठीक है। एक तो क्या है, जो परिवार है वो कैसी है, ऐतिहासिक अनुभव है। परिवार कोई एक दिन का नहीं, बहुत सदियों से चला आ रहा है। अब हम एक परिवार से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं क्योंकि हमारे एक माँ बाप हैं, ठीक है, हमारा एक परिवार है, एक भावनात्मक लगाव है, ठीक है। तो वो सब खत्म हो जाएगा। भावनात्मक लगाव नहीं होगा तो भाई किसको क्या पता, क्या फर्क पड़ रहा है कि भाई राज्य का क्या हो रहा है। हमारा कहीं ना कहीं लगाव है, कोई जिम्मेदारी है, किसी के प्रति जवाब देता है, तो वो सारे गुण खत्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो पत्नी और परिवार के प्रति प्लेटो के जो विचार हैं वो कोई भी तथ्य या साइंटिफिक प्रूफ पे आधार पर नहीं है, बस प्लेटो ने बोल दिए थे, ठीक है। उसके अलावा जो वस्तु सभी की होती है वह किसी की नहीं होती। अब एक बात बताओ, जो कह रहा है कि चलो ठीक है राज्य की हो जाएगी और सब लोग बच्चों का लालन पोषण करेंगे, एक बहुत फेमस बात है कि जो वस्तु सभी की होती है वो फिर किसी की नहीं होती, ठीक है। तो मैं जो पत्नियों का साम्यवाद है उसकी आलोचना कर रहा हूँ, ठीक है। तो
इस तरीके से आप ये पॉइंट लिख लेना, ठीक है। उसके अलावा अपराध अधिक होंगे, क्या होगा, अपराध अधिक होंगे, ठीक है। उसके अलावा अपवित्र यौन संबंध, क्या, अपवित्र यौन संबंधों को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, ठीक है। अब तो इस तरीके से प्लेटो के साम्यवाद हो गया। अब प्लेटो के साम्यवाद की कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे अर्ध साम्यवादी विचार है, क्या, न्याय की पूरक व्यवस्था है, अभिजातवादी है और राजनीतिक है और तपस्या परक है। क्या क्या है, तपस्या परक। अब जो जैसे अर्ध साम्यवादी विचार, हम इसको क्यों बोलते हैं कि अर्ध साम्यवादी विचार, इसलिए क्योंकि जो साम्यवाद की धारणा है सिर्फ दो की, किसके लिए बोलता है वो, सिर्फ किस किस के लिए, जो सैनिक वर्ग है और शासक वर्ग है। ये जो साम्यवादी विचार है वो उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता। वो अपना परिवार रख सकता है, संपत्ति भी जोड़ सकता है, उसके लिए सारी छूट है, ठीक है। उसके अलावा न्याय की पूरक व्यवस्था, कैसे, जो प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो किसकी बात करता है, आदर्श राज्य की स्थापना, ठीक है। तो जो प्लेटो ने न्याय सिद्धांत की व्यवहारिकता के लिए क्या है, दो साधन, शिक्षा और साम्यवाद को अपनाया। शिक्षा योजना न्याय की प्राप्ति का आध्यात्मिक व सकारात्मक साधन है, वहीं साम्यवादी योजना न्याय की भांति का भौतिक और नकारात्मक साधन है, ठीक है। मतलब ये न्याय की पूरक व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद अभिजात वर्गीय, जो अभिजात वर्ग इसलिए कह सकते हैं कि इसमें क्या है, उच्च वर्ग को ही साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। बाकी तुम्हें भी पता है जो उत्पादक वर्ग है उसको इसको बाहर रखा गया है। तीसरा राजनीतिक, जो प्लेटो का साम्यवाद तार्किक ना होकर कैसा है, राजनीतिक है, क्योंकि भैया वो सारी जो व्यवस्था है वो किस लिए बदलना चाह रहा है कि आर्थिक असमानता को दूर करना नहीं था। इसमें जो उद्देश्य था वो आर्थिक असमानता को दूर करना नहीं था, अपितु क्या था, राजनीतिक दोषों, जैसे राजनीति में भ्रष्टाचार ना हो, राज्य सुदृढ़ बन सके। तो इस तरीके के क्या है, इसमें राजनीतिकता पर ज़्यादा जोर दिया गया। उसके बाद तपस्या परक, प्लेटो एक चीज मानता था, प्लेटो ने शासक तथा सैनिक वर्ग को संपत्ति तथा परिवार का मोह त्याग कर कैसा बनाने की बात कर रहा है, वो सन्यासी की तरह जीवन यापन करने की बात करता है, ठीक। तो इस तरीके से जो प्लेटो के साम्यवाद की कुछ विशेषताएं हो गई। अब हम बात करते हैं प्लेटो के शिक्षा संबंधी सिद्धांत की बात करें। अब देखो शिक्षा संबंधी जो सिद्धांत है वो सबसे पहले हमें किस पुस्तक में मिलता है, रिपब्लिक में इस चीज़ का वर्णन मिलता है। अब रिपब्लिक में जब वर्णन मिलता है तो जो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत का जो दार्शनिक आधार है वो कैसा आधार है, प्लेटो एक चीज मानता है, क्या मानता है कि जो मनुष्य की आत्मा है उसके अंदर क्या है, निर्दिष्ट वस्तु होकर कैसी, मतलब एक निर्दिष्ट वस्तु ना होकर वो कैसी है, एक सक्रिय तत्व है, ठीक है। मनुष्य की आत्मा कैसा है, एक सक्रिय तत्व मानता है और अपनी सक्रियता के कारण क्या करता है, मन अपने आप को पर्यावरण के हर पदार्थ की ओर अग्रसर करता है। जो प्लेटो है उसका मानना ये है कि जो हमारा मन है या जो आत्मा हम जिसको बोलते हैं वो कैसा है, एक सक्रिय चीज है। सक्रिय चीज है तो वो क्या है, जो हम अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हैं उनके प्रति ऑटोमेटिक क्या होता है, आकर्षित होता है, ठीक है। तो जब आकर्षित होता है तो वो उसमें बस ये कह रहा है कि जो शिक्षक है उसका सिर्फ इतना सा रोल है कि जो हमारे अंदर जो विचार आ रहे हैं, जो पनप रहे हैं, उनको क्या करे, एक सही गाइडेंस प्रोवाइड करे, ठीक। तो जो प्लेटो के लिए शिक्षा का अर्थ है वो क्या है, मन के जो अंतर चक्षु हैं या मन जो आत्मा के हमारे जो नेत्र हैं उनको खोलना, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल, हम एंशिएंट टाइम पर देखते हैं बहुत सारी खोजें हुई, ठीक है। बहुत सारी खोजें क्यों हो सकी, क्योंकि उस समय क्या था, एक परिवेश में ऐसी चीज थी कि मतलब जैसे बल्ब की खोज एडिशन ने की, ठीक है, या न्यूटन ने किसका, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। तो भाई गुरुत्वाकर्षण का नियम पहले किताबों में तो लिखा नहीं था, ठीक है, कहीं कोई उल्लेख नहीं था। क्या है, जब न्यूटन के सामने पेड़ से सेब गिरता है तो उनके जो मन में जो ज्ञान पैदा था, जो पहले से विद्यमान था, उसको वो क्या है, जग जाता है, ठीक है। और इस तरीके से वो उनकी जो क्यूरियोसिटी है वो पूरे न्यूटन लॉ लेके आती है, ठीक। तो इस तरीके से जो ज्ञान है वो प्रत्येक मानव के अंदर विद्यमान है। सिर्फ शिक्षा का काम क्या करना, शिक्षक का काम क्या होता है, सिर्फ उसको उद्दीपन करना, ठीक है। तो प्लेटो को जो शिक्षा संबंधी सिद्धांत है उसका उद्देश्य क्या है, जीवन के हर पक्ष का विकास करना, ठीक है। अब इसका महत्व क्या है, इसके बहुत सारे महत्व, ठीक है। शिक्षा का जो सिद्धांत है, न्याय सिद्धांत, वो क्या है, तार्किक परिणाम है।
कैसा है, तार्किक। जैसे अपने आदर्श राज्य को न्याय पर आधारित करने हेतु प्लेटो ने शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया है, ठीक है। उसके अलावा न्याय का अर्थ क्या होता है, व्यक्ति और वर्गों द्वारा अपने स्वभाव अनुकूल विशिष्ट कारणों का क्या करना, संपन्न करना। उसके अलावा शिक्षा द्वारा व्यक्ति के विशिष्ट कार्य का प्रशिक्षण देकर कुल व दक्ष बनाना, कैसा, कुशल और दक्ष बनाना, ठीक है। अब दूसरा महत्व, नागरिकों को सद्गुणी बनाना, कैसा। प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है इस बात पर आधारित है कि सद्गुण ही क्या है, ज्ञान है। यदि सद्गुण ज्ञान है तो उसे कैसा सिखाया जा सकता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, नागरिकों को सद्गुणी बनाने के लिए जोर देता है। तीसरा है, शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक व्यक्ति बनाती है। क्या बनाती है, सामाजिक व्यक्ति बनाती है। उसके अलावा शिक्षा द्वारा व्यक्ति की आत्मा का विकास भी होता है, ठीक है। उसके अलावा शिक्षा का राजनीतिक महत्व भी है। राजनीतिक महत्व कैसे है कि शिक्षा के द्वारा जो शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को प्रशिक्षण प्राप्त होता है, दार्शनिक शासक का जन्म होता है, ठीक है। शिक्षा लोगों को राजनीतिक जीवन में भाग लेने के योग्य बनाती है, ठीक, और प्रत्येक वर्ग को उसके कर्तव्य से अवगत कराती है। तो इसका राजनीतिक महत्व भी है, शिक्षा का दार्शनिक महत्व भी है। शिक्षा अपने आप में क्या एक अच्छा ही मानता है। इसके अलावा इसका जो दार्शनिक महत्व क्यों है, क्योंकि शिक्षा अपने आप में क्या है, एक अच्छा ही है। उसके अलावा जो अंतिम लक्ष्य है उस चरम सत्य की खोज करना जो कैसा हो, काल और स्थान से परे हो, ठीक है। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं दार्शनिक महत्व, शिक्षा का राजनीतिक महत्व है, शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक बनाती है, शिक्षा द्वारा आत्मा का विकास होता है, नागरिकों को सद्गुणी बनाना है और न्याय सिद्धांत का तार्किक परिणाम, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्लेटो की शिक्षा संबंधी सिद्धांत के उद्देश्य क्या है, शिक्षा के उद्देश्य क्या है। प्लेटो क्यों चाहता है कि समाज में शिक्षा को बढ़ावा मिले, तो उसका उद्देश्य क्या है, कुछ 4-5 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है व्यक्ति की पूर्णता को प्राप्ति करना। अब एक शिक्षा क्या करती है, जो व्यक्ति के अंदर मूल गुण है, विवेक, ज्ञानशील, तो जो बहुत सारे गुण हैं उनको ये क्या करती है, शिक्षा प्रकट करती है, ठीक है। हम शिक्षा से क्या है, ज्ञानवान लग ज्ञान से हमें क्या प्राप्त होता है, विवेक प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरीके से शिक्षा व्यक्ति को क्या है, पूर्णत्व के विकास को सहायता करती है। उसके अलावा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास, ठीक है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। अतः शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास करना। जो प्लेटो है वो सिर्फ शिक्षा का उद्देश्य, उसका उद्देश्य ये नहीं है कि क्या है, मानसिक विकास हो, नहीं, वो ये कहता है कि शारीरिक विकास हो। अगर शारीरिक विकास होगा तो मानसिक विकास होगा, और जब शरीर और मन दोनों ही मानसिक विकास होंगे तो उसके साथ आत्मा का विकास भी होगा, ठीक है। उसके अलावा ज्ञान प्राप्त करना क्या है, तीसरा क्या है, ज्ञान प्राप्त करना। और ज्ञान क्या है, सदाचार ही ज्ञान है, ठीक, सदाचार ही ज्ञान है। तो क्या कह रहा है, शिक्षा का उद्देश्य केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त नहीं करना, उस ज्ञान को आचरण में कैसे उतारा जाए तथा उसका व्यवहारिक प्रशिक्षण भी देना चाहिए। प्लेटो के अनुसार जो विद्यार्थियों में पहले सैद्धांतिक शिक्षा हो, उसके बाद प्रयोगात्मक शिक्षा हो, ठीक है। प्रयोग बाद में करेंगे, पहले क्या हो, सैद्धांतिक उस चीज का नॉलेज हो। तीसरा, सौंदर्य के प्रति आकर्षण पैदा करना। अब सौंदर्य के प्रति आकर्षण पैदा करना जिससे क्या होगा, देखो जो क्या है, जैसे विशिष्ट कलाएं हैं, जैसे साहित्य हो गया, संगीत हो गया, ठीक है, आर्ट हो गया, जब हमारा किसी चीज के प्रति आकर्षण होगा तो क्या होगी, नई नई चीजें निकल के आती हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है प्लेटो, सौंदर्य के प्रति आकर्षण पैदा करना। अब बात करेंगे जैसे आदर्श राज्य में शिक्षा की योगदान क्या है, शिक्षा योजना किस तरीके से बनेगी, ठीक है। शिक्षा योजना यहाँ पे है, ठीक है, पहले शिक्षा योजना पढ़ लेते, ठीक है। तो जो प्लेटो की शिक्षा योजना है वो किस तरीके से है कि प्लेटो ने शिक्षा योजना को 6 से लेकर 50 वर्ष तक की आयु में डिवाइड किया, ठीक है। उसको 2 भागों में बांटा है, कौन कौन सी, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा को क्या है, उसने 3 भागों में बांटा है। प्रारंभिक शिक्षा 6 वर्ष की शिक्षा, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा 6 वर्ष तक की शिक्षा। 6 वर्ष तक की शिक्षा में वो क्या क्या शामिल कर रहा है, छोटी छोटी जैसे कहानियाँ हो गई,
नैतिक और धार्मिक शिक्षा हो गई। फिर उसके अलावा सेकंड नंबर पे 6 से लेकर 18 वर्ष तक के बालक को क्या वो बता कर रहा है, व्यायाम, अक्षर बोध, संगीत की शिक्षा, ठीक है। उसके अलावा 18 से लेकर 20 वर्ष तक की आयु के लिए वो क्या कर रहा है, सैनिक शिक्षा का प्रावधान करता है, ठीक है। इसमें विद्यार्थियों में साहस का गुण बनना, आत्मनियंत्रण तथा अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ाना, राज्य की रक्षा करने के योग्य बनाना, ठीक है, ये क्या है, सैनिक वर्ग के लिए। उसके बाद उच्च स्तरीय शिक्षा, जो कि किसके लिए थी, शासक वर्ग के लिए थी। प्लेटो ने उन विद्यार्थियों को जो प्राथमिक स्तर पर प्रतिभावान है, ठीक है, उच्च शिक्षा का प्रावधान करता है, ठीक है। शेष जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों को सैनिक वर्ग में स्थान दिया जाए। अब इसमें 2 भागों में डिवाइड था, कैसे, 20 से लेकर 30 वर्ष तक की आयु के लिए शिक्षा। इसमें क्या था, प्लेटो इस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 4 विषय, जैसे कौन कौन से, अंकगणित, रेखागणित, ज्योतिष शास्त्री और स्वर विद्या का, ठीक है, स्थान देता है। जो 30 से लेकर 35 वर्ष तक के हैं उनके लिए क्या था, उनके लिए यहाँ पे वैज्ञानिक शिक्षा के साथ साथ एक परीक्षा का आयोजन करके गिने चुने नागरिकों को 30 से लेकर 35 वर्ष की आयु, जिसमें क्या द्वंद्व और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। तो जो शिक्षा सैद्धांतिक पक्ष से सरोकार रखती है, इसमें कोई व्यवहारिक पक्ष नहीं है। फिर उसके बाद क्या करता है, 15 वर्षों तक के जीवन की पाठशाला में कठिनाइयां झेलकर व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की जाती है। प्लेटो को एक चीज मानता था, जो 50 वर्ष की आयु में ही दार्शनिक शासक बनने की प्रक्रिया पूरी होती है। मतलब जो दार्शनिक है वो कब बन सकता है, 50 वर्ष की आयु, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत सारी हो गई। शिक्षा योजना को 2 भागों में बांटता है। शिक्षा योजना क्या हो गई, वो हो गई। अब इसकी विशेषता है, विशेषता क्या है, चरित्र निर्माण पर बल देना। प्लेटो क्यों चाहता है शिक्षा, क्योंकि नागरिकों के अच्छे और सद्गुण बना सके, ठीक है। उसके अलावा राज्य द्वारा क्या, नियंत्रित तथा अनिवार्य शिक्षा, किसके द्वारा, राज्य के द्वारा, ठीक है। कला और साहित्य का नियंत्रण, ठीक है। प्लेटो काव्य और साहित्य पर कठोर नियंत्रण का पक्षधर था। उसका उद्देश्य यही था कि जो गंदे साहित्य का निर्माण रोकना, ठीक है, युवकों को बुरे रास्ते से हटाकर किसमें, सन्मार्ग पर चलाना। उसके अलावा स्त्री और पुरुष दोनों के लिए क्या है, वो समान शिक्षा की बात करता है, ठीक है। उसके अलावा शिक्षा राज्य के कर्तव्य के रूप में है, किसके रूप में है, कर्तव्य के रूप में मानता है, ठीक है। ये क्या है, शिक्षा व्यक्ति तथा समाज दोनों का निर्माण करती है। इसलिए प्लेटो क्या करता है, निजी हाथों में न सौंप कर इसको किसमें, राज्य के हाथों में सौंपने की बात करता है, ठीक है। शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है, नैतिक विकास पर बल देना, ठीक है। क्योंकि प्लेटो जो पूरी शिक्षा योजना है वो सद्गुण को ही ज्ञान मानता है, ठीक है। तो इस तरीके जब सद्गुण को ज्ञान मानता है तो वो क्या करता है, नैतिक शिक्षा पर अत्यधिक जोर देता है। सर्वांगीण विकास पर बल, ठीक है। क्योंकि देखो शारीरिक, प्लेटो की जो शिक्षा है वो अकेली मानसिक नहीं है, वो कैसी है, शारीरिक भी है, मानसिक भी है और आध्यात्मिक है। क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण विकास तभी संभव है जब शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों पक्षों को क्या करा, एक साथ रखा जाए, ठीक है। अब इनकी जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी बहुत सारी आलोचना भी होती है, ठीक है। आलोचना क्या क्या है, प्लेटो की जो शिक्षा संबंधी योजनाओं की आलोचना ये है कि शिक्षा मात्र अभिजात वर्ग के लिए थी, जो उत्पादक वर्ग या तीसरा वर्ग था उसके लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं था। क्योंकि अपन अभी पढ़ के आए किसके, सैनिक वर्ग, और किसकी बात कर रहा है, शासक वर्ग की बात कर रहा है, जिसमें जो उत्पादक वर्ग है उसके बारे में कोई भी बात नहीं की है, ठीक है। दूसरा, उत्पादक वर्ग की उपेक्षाएं की गई हैं, जैसा कि पता ही है उत्पादक वर्ग के बारे में कोई वर्ग बात नहीं की। तीसरा जो शिक्षा है, अब एक बात बताओ, साहित्य की उपेक्षा है, मतलब एक बात बताओ कि साहित्य, मतलब ऐसी बात, अगर ये सैनिक और क्या बोलते शासक दो ही इंपोर्टेंस रखते हैं किसी राज्य में, नहीं। डॉक्टर का अपना एक महत्व है, ठीक है। उसके अलावा साहित्य का अपना महत्व है, संगीत का अपना महत्व है, शिक्षक का अपना महत्व है। लेकिन उसने जो बात की सिर्फ किसकी, 2 वर्गों की बात की, बाकी सारे वर्गों को भूल गए। जैसे साहित्य की उपेक्षा की गई, इसमें डॉक्टरों की उपेक्षा की गई, वकीलों की उपेक्षा की गई। तो राज्य में सब चीज़ का अपना अपना रोल है, ठीक है। उसके अलावा शिक्षा योजनाओं में विरोधाभास है, किसमें, बहुत सारा विरोधाभास है, ठीक है।
उसके अलावा कला और साहित्य पर कठोर नियंत्रण था। ठीक है, पुरुषों व स्त्रियों की प्रकृति और भावनाओं में अंतर होता है, इसलिए दोनों के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम नहीं हो सकता। ठीक है, शिक्षा योजना में विरोधाभास कैसा है? विरोधाभास इस तरीके का है कि एक तरफ तो प्लेटो क्या कहते हैं, शिक्षा व्यवस्था को आदर्श राज्य का आधार मानते हैं, और दूसरी तरफ राज्य का नियंत्रण स्थापित करता है। यदि उचित शिक्षा के द्वारा आदर्श राज्य की स्थापना हो सकती है तो राज्य का शिक्षा पर नियंत्रण ठीक नहीं है। प्लेटो कहता है कि उचित शिक्षा की व्यवस्था राज्य द्वारा ही हो सकती है, लेकिन दूसरी ओर शिक्षा व्यवस्था आदर्श राज्य की स्थापना के बाद प्रारंभ होती है। अतः प्लेटो का दृष्टिकोण कैसा है? विरोधाभासपूर्ण है। ठीक, एक तो वो क्या कह रहा है कि आदर्श राज्य की स्थापना कब होगी? आदर्श राज्य की स्थापना का आधार क्या है? शिक्षा है। ठीक है, मतलब वो विरोधाभास इसलिए हो रहा है कि एक तरफ तो वो कह रहा है कि आदर्श राज्य आपको स्थापित होना है, उसके लिए शिक्षा आवश्यक है, और दूसरी तरफ कह रहा है कि नहीं, शिक्षा को कौन बनाएगा? राज्य लागू करेगा। शिक्षा कौन देगा? राज्य देगा। तो आप एक बात बताओ, दोनों चीज विरोधाभास नहीं हो रही है? ठीक है, और तीसरे, व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास नहीं। ठीक है, इसमें जो व्यक्तित्व का है वो स्वतंत्र विकास की बात नहीं करता। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया? प्लेटो की शिक्षा योजनाओं की आलोचना हो गई। अब इसमें कुछ छोटे मोटे टॉपिक बच गए हैं, अगर लगेगा मुझे एक दो बार और देखने से तो मैं उनको भी ले आऊँगा वीडियो। मेरा ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है, मैं ये सोचता हूँ कि टू द पॉइंट जो अपने MPPSC के लिए ज़रूरी हो उतना सिर्फ कर सकूँ। तो वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, चीज़ें अच्छी कंटेंट बनाने का मन होता है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे ऐसे जुड़े रहिए। हम मतलब रेगुलर आपको जो MPPSC का पूरा सिलेबस है, टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन कोशिश यही है कि अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस कवर अप करा सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।